कांच यानी शीशे का आविष्कार मिस्र मेसोपोटामिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। शुरू में इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया गया। फिर ईसा से लगभग 1500 साल पहले कांच के बर्तन बनाए जाने लगे। पहली शताब्दी आते आते फलस्तीन और सीरिया में एक खोखली छड़ में फूंक मारकर पिघले कांच को मनचाहे रूप में ढालने की कला विकसित हुई और 11वीं शताब्दी में वेनिस शहर कांच की चीजें बनाने का केंद्र बन गया। आजकल अब कांच बनाए जाने का सारा काम मशीनों से होता है। उच्च ताप पर कांच की श्यानता इतनी कम होती है कि उसको हवा भर के किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, पर यह इतना तरल भी नहीं होता कि पानी की तरह बह जाए। इस प्रक्रिया को ग्लास ब्लोइंग कहते हैं। इससे तरह तरह के आकार बनाए जा सकते हैं। प्रताप सिंह जी, ये जो ग्लास फर्नेस यूनिट है, बेसिकली इसमें कलर ग्लास दिखाई दे रहे हैं। ओके। तो ये यूनिट है, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट होती है और इस यूनिट के बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ 2 टाइप की फर्नेसेस हैं। एक तो डे टैंक फर्नेस, दूसरा हमारा है टैंक फर्नेस। डे टैंक फर्नेस हमारा एक पीरियोडिक प्रोसेस है, मतलब रुक रुक के चलने वाला। आज हमने चार्ज किया, नेक्स्ट डे हमें गिलास तैयार हो जाता है। और जो टैंक फर्नेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक साइड से हम गिलास चार्ज करते हैं, दूसरी साइड से हम निकालते रहते हैं। उसमें गिलास लेवल मेंटेन करते हैं कि हमें इस लेवल तक भर के रखना है। जितना हमारा ड्रॉ होगा उतना ही हम चार्ज करेंगे। तो बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं डे टैंक फर्नेस की। तो इसमें एक दिन पहले रॉ मटेरियल्स को भर दिया जाता है। रॉ मटेरियल्स प्लस हमारा जो कलर है, जिस कलर का भी कलर है वो कलर प्लस उसके साथ में रॉ मटेरियल्स, उसी का कलरिंग कंपोजिशंस वो भर के चार्ज करके रख दिया जाता है। पूरे दिन, पूरा नाइट में मेल्टिंग होगा, या जो भी टाइम है 12 आवर 14 आवर मेल्टिंग होगा। नेक्स्ट डे हम उससे बिलो कर सकते हैं। इसमें जो कारीगर काम कर रहे हैं, तो इस काम को करने के पहले उन्हें क्या एहतियात या ट्रेनिंग दी जाती होगी? तो ये टोटली मैनुअली प्रोसेस है और ये एक तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो इन लोगों के लिए जब ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको गिलास से कैसे बचा जाना है, गर्म गिलास आता है तो उससे बच के काम करना है। दूसरा उनके लिए किस तरह से काम करना है, कितने साइज़ का गॉब उठाना है, क्या वेट रहेगा उसका, क्या आइटम है, उसको किस तरीके से बिलो करना है, ये पूरा का पूरा उनको पहले ही ट्रेन किया जाता है। यानी ये इसे हम ब्लोइंग प्रोसेस कहेंगे। हाँ, ब्लोइंग प्रोसेस, माउथ ब्लोइंग प्रोसेस, इसको माउथ ब्लोइंग प्रोसेस कहेंगे। सेकेंड आपका आता है अदर्स मशीन्स वगैरह का जो ब्लोइंग आता है, उनके लिए एक अलग सिस्टम होता है। वो फीडर के थ्रू करते हैं। ये गिलास को मैनुअली गैदर करते हैं। मैनुअली गैदर करने के बाद पहले एक गैदर करेंगे, बॉल बनाएंगे। बॉल का साइज़ वही होगा जिस हिसाब से वेट है। अगर ज़्यादा वेट है तो उसका बॉल का साइज़ बड़ा होगा ताकि गिलास उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ जाए। और अगर पीस का वेट कम है तो उसके अनुसार ही बॉल का साइज़ लेंगे हम। उसके बाद उसको रोल किया जाता है एक प्याले के अंदर में, शेप दी जाती है। हमारा ब्लैंक जिस टाइप का, जैसे जिस तरह से डाई है उसी टाइप की उसको एक शेप देंगे मैनुअली। फिर उसके साथ डाई के अंदर डाल के उसको कास्ट कर देंगे। ग्लास एज ए बैलून, एक बैलून की तरह है, उसको फूंक मारेंगे, फूल जाएगा। तो ये आप जो बता रहे हैं फूल जाएगा, तो वो फूलने के दरमियान वो ब्लास्ट भी तो कर सकता है? ब्लास्ट नहीं, उसके अंदर जब उसको एक बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे एयर का तो वो फट सकता है, टूट सकता है पीस। ऐसा कुछ नहीं कि उससे कुछ एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उसको एक डाई की शेप देनी है। शेप देने के बाद डाई में जाके जब फूंक मारेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डाई की शेप में जाके ठंडा हो जाएगा। और इस तरह से ये ब्लोइंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। ब्लोइंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा कि हम जैसे ही गिलास को वहाँ से लेते हैं, लेने के बाद में डाई में बनाया, ठंडा किया, ठंडा करने के बाद हम उसको एनीलिंग लेयर में काटते हैं, जिससे उसका जो स्ट्रेन या स्ट्रेस उसमें जो भी आता है वो उसको रिमूव किया जा सके, मतलब स्लोली कूल डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद गिलास ब्रेक नहीं होता। उसके बाद आगे की प्रक्रिया, आगे नेक्स्ट एनीलिंग
रिसाइकलिंग लेयर के बाद में टोटली ग्लास एनिल्ड होने के बाद बाहर जाता है। बाहर में हमारा जो सोल्डर होता है उसमें से सारा सब कुछ वो जो भी रिजेक्शंस हैं वो वापस हमारे पास भेज देगा रिसाइकिल के लिए, और बाकी जो भी जो ओके गिलास होगा उसे वो कलेक्ट करने के बाद पैकिंग की तरफ डिस्पैच करेगा। कांच यानी SiO2 जो कि रेत का अभिन्न अंग है। रेत और कुछ अन्य सामग्री को एक भट्टी में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। और फिर इस पिघले कांच को उन खांचों में बूंद बूंद करके उंडेला जाता है, जिससे मनचाही चीजें बनाई जाती हैं। खांचे में पिघला कांच डालने के बाद बोतल की सतह पर और काम किया जाता है और उसे फिर कांच को भट्टी से गुजारा जाता है। पंकज सक्सेना जी, हमने नीचे देखा कलर्ड ग्लास ब्लोइंग। यहाँ पीछे जो यूनिट है इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और आप यहाँ प्रोडक्शन से जुड़े हैं, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। आपने तो नीचे कलर ग्लास देखा है, वो पॉट की वर्किंग है। उसमें एक लिमिटेशन होती है कि हमें कितना कांच इसमें से निकालना है। अगर हमें 2 कुंटल तक 2 टन तक या कांच निकालना है, उसके लिए पॉट होता है हमारा। उसके लिए अलग सेपरेट पॉट बनाया जाता है जिस कलर का हमें पॉट चाहिए। अब ऊपर जो वर्किंग आप देख रहे हैं ये टैंक वर्किंग है, इसमें हमारा क्लियर का कांच चलता है। पूरी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसकी सबसे पहले जो हमारा ये पाइप आप देख रहे हैं, ये हॉलो पाइप होता है और हॉलो पाइप में हम सबसे पहले इन्हें वार्म अप करते हैं। गर्म करने के बाद इस पर बॉल बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये बॉल हमने बनाया और बॉल बनाने के बाद उस बॉल के ऊपर हम मॉइल लेके आते हैं और मॉइल लाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इसे हम इस तरीके से कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं और नीचे मोल्ड रखा हुआ है। मोल्ड में फिर हम रखते हैं इसे ब्लो करते हैं। अच्छा, इसमें कभी कोई घटना भी तो घट जाती होगी या किसी को प्रॉब्लम हो जाए या बॉल जो बना रहे हैं उस दरमियान ये ब्लास्ट कर जाए? एक्सीडेंटल पोजीशन होती है लेकिन बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होती है, लेकिन बहुत रेयर केस होता है। और वैसी स्थिति में जो काम करने वाले जो वर्कर हैं उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, सब व्यवस्था है। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है और फर्स्ट एड के लिए हमारे यहाँ हर जगह बॉक्स लगे हुए हैं। वो तो हम अपने लिए हिसाब से कर देते हैं, अपने लेवल पे कर लेते हैं। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्पेंसरी में। शीशा एक अर्किस्टलीय ठोस पदार्थ है। शीशा आमतौर पर भंगुर और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होते हैं। शीशा अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ वो पारदर्शक अथवा अपारदर्शक पदार्थ है जिससे शीशी, बोतल, बर्तन आदि वस्तुएं बनती हैं। शीशे का आविष्कार संसार के लिए बहुत बड़ी घटना थी
और आज की वैज्ञानिक उन्नति में शीशे का बहुत अधिक महत्व है, किंतु विज्ञान की दृष्टि से कांच की परिभाषा बहुत व्यापक है। इस दृष्टि से उन सभी ठोसों को कांच कहते हैं जो द्रव अवस्था से ठंडा होकर ठोस अवस्था में आने पर क्रिस्टलीय संरचना नहीं प्राप्त करते। शीशे की वस्तुओं को मशीनी द्वारा रगड़ाई की जाती है, जिससे शीशे की धार किनारी घिसकर फिनिशिंग आ जाती है। शीशे की वस्तुएं देखने में सुंदर, चमकदार और आकर्षक हो जाती हैं। कांच की वस्तुओं को बड़े सहेज कर सावधानी पूर्वक और तरीके से पैकिंग की जाती है। क्योंकि शीशा बहुत ही नाजुक होता है, टूटने का डर भी बना रहता है और उसे दूर देश और विदेश निर्यात भी किया जाता है। कस्टमर की इच्छा के अनुरूप उस तक पहुँचे। ग्लास एक फ्रजाइल आर्टिकल है जो कि बहुत आसानी से टूट सकता है। इसके लिए हम लोग इसके ड्रॉप टेस्ट वगैरह करते हैं ताकि ये सेफली दूसरी कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट हो सके। इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो इसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करती है। इसमें हम थर्माकोल, बबल, फोम, फेल्ट्स इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि ये सुरक्षित तरीके से पैक हो जाए और अपनी जगह पहुंच जाए सुरक्षित तरीके से। पैकेजिंग इंडस्ट्री की भी आज के डेट में ट्रेनिंग की बात की जाती है और वो एक अपने आप में डिग्री, डिप्लोमा सारे। आपने क्या इस तरह का कोई कोर्स किया है या पैकेजिंग में ट्रायल एंड एरर या सीखने के अनुरूप आ पाए? नहीं, ये एक्सपीरियंस से है। मुझे इस फैक्ट्री में 10 साल हो गया है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में पैकेजिंग देखते हुए। 10 इयर्स के एक्सपीरियंस से है कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं पैकेजिंग को ठीक रखने के लिए, कार्टन हमारा सेफली कस्टमर तक, सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो सब ओवरसीज़ ही जाना है, कंटेनर्स में माल जाता है बाहर, तो वो सब सुरक्षित पहुँचे। उसके लिए जो पैकेजिंग रिक्वायर्ड है वो हम टेस्टिंग करके यहीं पे और फिर उसको आगे शिप करते हैं। प्रोडक्ट काफ़ी फ्रेजाइल है और वैसी स्थिति में किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर आते हैं, नए वर्कर भी आते होंगे, तो एहतियातन उनको आप क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं, कोई भी नया वर्कर जब ज्वाइन करता है स्पेशली पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, तो जो इसका हैंडलिंग डिपार्टमेंट जो कि ग्लास एक फ्रजाइल आर्टिकल है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको किस तरह से हैंडल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप हमारे यहाँ देखेंगे ग्लव्स यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, पैलेट्स यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, और कोई भी जो भी PPE का यूज़ होना होता है वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आगे प्रोसीज करते हैं। हाँ, क्योंकि इसके साथ इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद एक प्रोडक्ट यहाँ तक बन करके आता है और अंत में वो कस्टमर तक जाना है, टाइम बाउंड कमिटमेंट भी होता होगा, तो इसको भी मीट आउट करना है, टारगेट भी रहता होगा कि इस टाइम से ये इतना पूरा हो और उस टाइम पे ये पहुँच जाए। और अगर इस वैसे मौके पे या वैसी बात पे अगर कहीं टूट फूट या इस तरह कोई दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैम्पर करता है। नहीं, वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड हो जाती हैं, ट्रायल्स एंड रन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं हम रफ रोड्स पे अपने व्हीकल को, कंटेनर्स को ले जाना, और फिर टेस्ट होता है। उसके बाद ही हम पैकेजिंग डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह के प्रोडक्ट में किस तरह की पैकेजिंग रिक्वायर्ड है, और प्रॉपर्ली ट्रेनिंग होती है सबकी कि इस प्रोडक्ट को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, पैलेटाइज करना है, कन्वेराइज करना है, दैट्स इट। आपने जो बात कही कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट, खास करके रोड की कंडीशन और इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज के डेट में बहुत
हाईवे डे बाई डे बनते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी चल रही हैं, तो जाहिर है कि उससे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आपका क्या विचार है? नहीं, फ़ायदा तो बिल्कुल होगा। जब तक जो इनलैंड है, वैसे ये सारा ओवरसीज़ जाना है, बाय शिप जाना है, कंटेनर से जाना है, लेकिन जो हमारा इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा सप्लायर से रॉ मटेरियल आने से और फिर हमारा एक्सपोर्ट करने तक, वो जो है डे बाय डे आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है। और आने वाले दिनों में ये भी बात कही जा रही है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमुखता दी जा रही है, नदियों के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होगा, तो इस दिशा में आपके क्या अपने विचार हैं, क्या उम्मीदें हैं? एज सच अभी इस तरफ नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो बेनिफिशियल तो है ही है। इन एनी केस वाटर ट्रांसपोर्ट आपके रोड ट्रांसपोर्ट से बेहतर है। बाजार में पहुंचने पर शीशे की वस्तुएं दुकानों पर बिकने के लिए सजा दी जाती हैं और लोग इन्हें जरूरत की वजह से और शौक के कारण खरीदकर अपने घर तक ले जाते हैं। हमारे देश में शीशा उद्योग के लिए प्रोत्साहित करने को और विस्तार देने को अभी और आवश्यकता है, ताकि शीशा उद्योग प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे।